वेलकम डियर रॉकर्स। आज की मूवी का नाम है वायरस 32 और ये हॉरर मूवी पिछले साल रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत उरगई सिटी के एक छोटे अपार्टमेंट में होती है। एक बुजुर्ग औरत अपनी पेट बर्ड के लिए खाना लेने किचन में जाती है। वो लौटती है तो बर्ड पिंजरे में नहीं होती। वो देखती है कि लिविंग रूम में उसका हस्बैंड टीवी के आगे बैठा हुआ है, लेकिन लगता है एकदम फ्रीज हो गया। उसने अपने हाथ में बर्ड को कसकर पकड़ा हुआ है और उसकी नाक से खून निकल रहा है। पास के अपार्टमेंट में इरिस नाम की औरत अपनी रूममेट से बात कर रही होती है। इनको और उनके घर को देखकर पक्का यकीन हो जाता है कि ये दोनों सिंगल वर्किंग विमेन है। पर सच तो यह है कि सिर्फ इरिस की रूममेट सिंगल है और रेटिंग एप्स में बिजी रहती है। लेकिन इरिस इतनी लकी नहीं है, उसकी तो शादी भी हो चुकी है और वो अपनी फैमिली फोटो को कमरे में छुपा कर रखती है, क्योंकि बेचारे का डाइवोर्स हो चुका है। उसकी एक बेटी है जिसका नाम टीना है। इरिस ड्यूटी के लिए तैयार होती है कि कोई डोरबेल बजाता है। तभी उसकी रूममेट बताती है कि तुम्हारी बेटी आई है। डाइवोर्स के बाद उसके और उसके एक्स हस्बैंड के बीच एग्रीमेंट हुआ था कि एक हफ्ते के लिए टीना पापा के पास रहेगी और एक हफ्ता मामा के साथ। आज तो डैडी के पास होना चाहिए था टीना को, फिर वो यहाँ कैसे आ गई? ये सोचकर इरिस दरवाजे पर जाती है। शराब की बोतल्स देखकर टीना अपनी माँ को डांटती है कि आप कभी नहीं सुधरेंगी। तभी इरिस कोई बहाना करके टॉपिक चेंज कर देती है और कहती है कि मैंने तुम एक्सपेक्ट नहीं किया था बेटी, और इस वक्त मुझे काम पे जाना है। इरिस उसे कमरे में छोड़कर अपने एक्स हस्बैंड से बात करने जाती है। उसका हस्बैंड उल्टा उसको डांटता है कि तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? तुम ये भी भूल गई कि आज टीना को संभालने की तुम्हारी बारी है, और तुम्हारे पड़ोस में जो ओल्ड कपल रहते हैं वे इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? लगता है दोनों किसी का खून कर रहे हैं। इरिस कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन आज एक दिन तुम प्लीज टीना को अपने साथ रख सकते हो प्लीज। मैं भूल गई, ये मेरी गलती है, लेकिन आई एम सॉरी, आज मुझे काम पर जाना है। पर टीना का पापा तो अपनी बात पर अड़ा रहता है और इरिस के पास अब और कोई रास्ता बचता नहीं। फिर वो टीना को अपने साथ स्पोर्ट्स क्लब में लेके जाती है, जहाँ इरिस सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है। दोनों पैदल ही जाती है, लेकिन वे नोटिस करती है कि पूरे शहर में कैसी हलचल फैली हुई है। लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, हर तरफ पुलिस वैन के सायरन बज रहे हैं। स्पोर्ट्स क्लब में भी कोई नहीं होता। अब इरिस अपनी बेटी को स्पोर्ट्स क्लब दिखाती है, फिर उससे छुपकर कॉफी कप में थोड़ी शराब डालकर पी लेती है। फिर वो टीना को बास्केटबॉल कोर्ट में लेके जाती है। तुम यहीं खेलो, मुझे अपना वर्क स्टेशन पे जाना है, ठीक है? लेकिन मैं सीसीटीवी से तुम्हें देखती रहूंगी। ये कहकर वो टीना को एक वॉकी टॉकी पकड़ाती है ताकि इमरजेंसी में वो इरिस को कांटेक्ट कर पाए। इरिस के जाते ही टीना बास्केटबॉल खेलने लगती है, लेकिन खिड़की पर कोई अपने हाथ दबाकर खड़ा होता है जिसे टीना नहीं देखती। यहाँ इरिस अपने वर्क स्टेशन जाकर सिगरेट जलाती है और अपनी बेटी को मॉनिटर पर देखती है। कुछ देर बाद वो स्पोर्ट्स क्लब के दूसरी जगहों को चेक करने जाती है। अचानक लाइट्स ऑफ होती है। अब टीना डर के मारे चिल्लाने लगती है। तभी इरिस वॉकी टॉकी पर बात करके उसको शांत करती है। फिर वो बेसमेंट में जाकर फ्यूज बॉक्स को चेक करती है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तभी टीना इरिस को बताती है कि मुझे छोटे भाई की याद आ रही है, हम उस दिन बीच पर कितना एंजॉय कर रहे थे। और फिर अपने बेटे को याद करके इरिस भी रोने लगती है और उसके बारे में और बात नहीं करना चाहती। वो वापस वर्क स्टेशन जाती है, लेकिन वो देखती है कि बाहर एक कार चल रही है और उसके सामने दो आदमी एक आदमी को बुरी तरह पीट रहे हैं। वो पुलिस को कॉल करती है और बालकनी में जाकर सामने की बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से बात करती है। वो कहता है कि ये लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं, इनकी मारपीट अक्सर यहाँ चलती रहती है। अब जब इरिस लौटकर मॉनिटर्स को देखती है तो टीना गायब होती है। फिर वो बास्केटबॉल कोर्ट में जाकर देखती है, वहाँ पर एक आदमी उसकी ओर भाग कर आता है। उसका चेहरा खून से लथपथ है और लगता है वो ज़ॉम्बी है। इरिस उसे मारकर भाग जाती है और उस आदमी को नीचे फ्लोर में लॉक कर देती है। फिर वो क्लब के दरवाजे से देखती है तो पता चलता है कि बाहर तो हत्याकांड हो रहा है। एक एम्बुलेंस क्लब से क्रैश करके खड़ी है और उसके ग्लास पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। साइड वॉक पर एक आदमी बिना हिले डुले खड़ा है, हालांकि दूसरी तरफ से चीखने की आवाज आ रही है। अब इरिस को बड़ी चिंता होने लग जाती है। वो टीना को हर सिक्योरिटी कैमरा फीड में ढूंढती है, लेकिन आखिर में उसको एक कमरे में देख ही लेती है। वो अपने हाथ में देखती है जिसमें उसने अपने छोटे बेटे का नाम और उसका बर्थडे और डेथ डे टैटू करके रखा हुआ है। उसको देखकर वो रोने लगती है, क्योंकि वो पहले अपने बेटे को खो चुकी है और अब अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती। अगर टीना को कुछ हो गया तो इरिस की पूरी लाइफ बेकार हो जाएगी। ये सोचकर वो उस कमरे की लैंडलाइन पर कॉल करती है जहाँ पर टीना है। टीना उसे बताती है कि कोई क्लब के अंदर घुस आया था, इसलिए मैं डर के मारे छुप गई। अब इरिस सिक्योरिटी कैमरा फीड में देखती है कि एक आदमी वेपन के साथ एक छोटी लड़की को क्लब के अंदर लाया है। अब वो डेस्क के नीचे छिप जाती है। वहाँ कोई टीना के कमरे का दरवाजा पीट रहा होता है। टीना घबरा कर एक कोने में छिप जाती है, लेकिन कोई उसको पकड़ कर ले जाता है। अब वो आदमी जिसने पहले इरिस पर अटैक किया था वो वर्क स्टेशन पर पहुंच गया है और वो इरिस की ही तलाश कर रहा है। वो डेस्क के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी एक बिल्ली ऑफिस में आ जाती है और इरिस के पास जाने लग जाती है। तभी ज़ॉम्बी की नजर उस पर पड़ती है और वो उसको उठाकर जमीन पर पटक के मार देता है। मौके का फायदा उठाकर इरिस वहां से बच निकलती है, लेकिन वो देखती है कि ज़ॉम्बी एकदम फ्रीज होकर बैठा है।
इरिस दूसरे कमरे में भागती है और टीना अभी भी छुपी हुई है। वो दूसरे फुटेजेस को देखती है तो पता चलता है कि जो ज़ॉम्बी फ्रीज हो गया था वो अब फिर से होश में आ गया है और मरी हुई बिल्ली की चटनी बना रहा है। इतना ही नहीं, वो देखती है कि सड़क पर जो आदमी फ्रीज होकर खड़ा था वो भी अब होश में है और दूसरे आदमियों पर अटैक कर रहा है। इरिस नोटिस करती है कि दोनों ज़ॉम्बीज एग्जैक्टली 32 सेकंड्स के लिए फ्रीज होते हैं। उसके बाद फिर से अटैक शुरू। अब इरिस समझ जाती है कि उन 32 सेकंड्स में ही इन खूनी ज़ॉम्बीज से बचा जा सकता है। तभी इरिस टीना को बचाने की ठान लेती है और लॉकर रूम से होकर चुपचाप हॉलवे में पहुंच जाती है। पर वहाँ एक ज़ॉम्बी उसको शोर में धकेल देता है और उस पर अटैक करने लगता है। इरिस वहाँ से भागकर पूल एरिया में पहुंचती है। वहाँ एक दाढ़ी वाला उसे खींचकर पूल में कूद जाता है। दाढ़ी वाले का नाम बार्डी है। नाम से तो लगता है कि बचपन से इसकी दाढ़ी थी। खैर, ज़ॉम्बी भी उनके पीछे पीछे पूल में कूद जाता है, लेकिन वो स्विम करना तो जानता नहीं और डूब कर मर जाता है। अब बार्डी बताता है कि ज़ॉम्बी स्विम नहीं कर सकते, इसलिए वे पानी में डूब कर मर जाते हैं। इतना ही नहीं, इन्फेक्टेड लोगों की कलाई में लाल रंग का निशान होता है। बार्डी फिर इरिस की कलाइयां चेक करता है, लेकिन उसमें कोई निशान नहीं होता। अब बार्डी को तसल्ली होती है और कहता है, बाहर जिस एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हुआ था उसमें मैं और मेरी वाइफ आए थे। मेरी वाइफ का बच्चा होने वाला है, इसलिए उसकी डिलीवरी करने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने डिलीवरी के बारे में सारी जानकारियां इकट्ठा कर ली है। मैं तुम्हें गाइड करता रहूंगा, तुम सिर्फ मेरी मदद करना। इरिस भी मान जाती है। अब बार्डी उसको एक ऑफिस रूम में लेके जाता है जहाँ उसकी पत्नी को एक व्हील चेयर से बांध कर रखा गया है। अरे ये तो इन्फेक्टेड है, ये आदमी पागल तो नहीं हो गया? ये सोचकर इरिस डर के मारे वहाँ से बचने की कोशिश करती है, लेकिन बार्डी ने दरवाजा लॉक कर दिया था। वो इरिस से विनती करता है कि प्लीज मेरी वाइफ को जल्दी ठीक करो, वो जल्दी ठीक हो जाएगी, प्लीज मेरी मदद करो। जब इरिस नहीं मानती तो वो अपना असली रंग दिखाता है। दरअसल बार्डी ने ही टीना को उस कमरे से उठा लिया था। वो इरिस को धमकाता है कि डिलीवरी नहीं की तो तुम्हारी बेटी को जान से मार दूंगा। तभी इरिस एक स्क्रू ड्राइवर से उस पर अटैक कर जाती है, लेकिन वो इरिस का गला दबा लेता है। जब इरिस मान जाती है तब जाकर वो इरिस की गर्दन छोड़ता है। फिर दोनों उसकी पत्नी को सीढ़ियों के ऊपर लेके जाते हैं। तब बार्डी एक्सप्लेन करता है कि एक रात अचानक मुझे पता चला कि मेरी पत्नी किसी अनजान वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है और ये वायरस पूरे शहर में फैल रहा है। मेरी वाइफ की हालत इतनी खराब हो गई कि वो खुद अपने पेट को चीरकर अपने बच्चे को मार डालना चाहती थी। खुशकिस्मती से मैंने उसको रोक लिया और तब से मैं उसको बांध कर रखता हूँ। कल मैं अपने बोट पर काम कर रहा था कि अचानक एक ज़ॉम्बी ने मुझ पर अटैक कर दिया। मैंने गलती से उसे पानी में धकेल दिया और तब मुझे पता चला कि ज़ॉम्बीज स्विम नहीं कर सकते। अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अपनी बोट में जगह दूंगा और हम सब यहाँ से बच निकल सकते हैं। रास्ते में इरिस अपने एक्स हस्बैंड को जमीन पर पड़ा हुआ देखती है। दरअसल वो इरिस और टीना को बचाने के लिए स्पोर्ट्स क्लब आया था, पर एक ज़ॉम्बी ने उस पर अटैक कर दिया और वो बहुत घायल हो गया है। अब वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। इरिस उसको दिलासा देती है कि तुम बहुत लकी हो जो हमारे बेटे के पास जा रहे हो। फिर वो इरिस से कहता है कि अब सिर्फ तुम्हें टीना का ख्याल रखना है, मैं तो चला। उनकी बातों से पता चलता है कि इरिस ने अपने बेटे के लिए एक छोटा पूल खरीदा था, लेकिन वो उसमें डूबकर मर गया। इनकी बातों के बीच बार्डी की वाइफ का लिवर पेन शुरू हो जाता है। अब बिल्डिंग के अंदर ज़ॉम्बीज को बार्डी और इरिस की भनक लग जाती है और वे उस कमरे में घुसने की कोशिश करते हैं। इरिस अपने एक्स हस्बैंड की कार कीज निकाल लेती है और स्मोक बॉम्ब से उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने लग जाती है। दरअसल उसने टीना के साथ खेलने के लिए इन स्मोक बॉम्ब्स को बैग में पैक कर लिया था। इसी बीच एक ज़ॉम्बी इरिस पर झपट पड़ता है, लेकिन इरिस उसके मसल्स पर चाकू मार देती है। इरिस वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक लेडी ज़ॉम्बी बार्डी की पत्नी के पास आती है। ज़ॉम्बी सेंस कर लेती है कि उसके पेट में एक बच्चा है और वो पेट काटकर उसको निकालना चाहती है। तभी इरिस चिल्लाकर उसे डिस्ट्रैक्ट करती है और ऐन वक्त पर बार्डी ज़ॉम्बी का सर फोड़ देता है। सॉरी मैडम। अब वे बार्डी की पत्नी को एक कमरे में जाकर उसे बेड के साथ बांध देते हैं। इसी बीच बच्चा डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार होता है और इरिस बड़ी कोशिश के बाद बच्चे को बाहर निकालती है। बार्डी का लड़का हुआ है। बार्डी अपने बच्चे को अपनी पत्नी के हाथ में रखता है। उसे लगता है कि अपने बच्चे को देखकर उसकी ममता जाग जाएगी और उसका ज़ॉम्बी डिजीज ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक 32 सेकंड्स बाद फिर से बिल्डिंग के लाइट्स ऑफ हो जाते हैं। इरिस टॉर्च ऑन करके देखती है कि जच्चा बच्चा दोनों बेड से गायब। नेक्स्ट सेकंड में देखते हैं कि बार्डी की वाइफ एक कोने में अपने बच्चे को हाथ में पकड़कर बैठी हुई है। उसने बच्चे का सर कस के पकड़ा हुआ है। इरिस बार्डी पर चिल्लाती है कि मूर्ति की तरह खड़े क्या हो, कुछ तो करो वरना बच्चा मारा जाएगा। बार्डी एक सेकंड के लिए सोचता है और अपनी वाइफ को माथे पर शूट कर देता है। उसका डिसीजन बिल्कुल ठीक था, क्या करता बेचारा, लेकिन फिर भी बहुत दुखी होता है। वो कोने में बैठकर अपने रोते हुए बच्चे को चुप कराने लगता है। फिर वो इरिस को बताता है कि तुम्हारी बेटी बॉयलर रूम में है। वो इरिस को अपना गन और बोट की चाबी देता है और जब इरिस उस कमरे में पहुंचती है तो टीना का बैकपैक वहां पर पड़ा होता है और उसके पास एक आदमी की लाश होती है। बॉयलर के अंदर एक छोटी लड़की का शरीर जल रहा होता है और अब इरिस अपनी बेटी की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में टीना वहां पर आती है। वो कहती है कि बार्डी ने उसे बॉयलर रूम में छुपा दिया था। फिर एक आदमी अपनी बेटी के साथ यहाँ आया। ये वही बाप बेटी थे जिन्हें इरिस ने सीसीटीवी पर देखा था। दोनों बॉयलर रूम में आए और उस आदमी ने टीना की मदद की थी।
थी, लेकिन तभी वहां पर दर्जन ज़ॉम्बीज आ गए और उन्होंने उस लड़की के पापा को मार डाला। इतना ही नहीं, ज़ॉम्बीज ने उस बच्ची को भी बॉयलर में फेंक दिया। अब इरिस टीना को लेकर बिल्डिंग के एग्जिट डोर की तरफ भागती है, लेकिन ज़ॉम्बीज ने रास्ता ब्लॉक करके रखा होता है। बट इनकी किस्मत अच्छी होती है जो उसी वक्त 32 सेकंड्स का इंटरवल शुरू हो जाता है, मतलब ज़ॉम्बीज का फ्रीजिंग इंटरवल 32 सेकंड्स होते हैं इनके पास उन ज़ॉम्बीज से बच निकलने के लिए। लेकिन वे एग्जिट के बहुत पास पहुंच जाते हैं कि तभी टाइम अप हो जाता है और ज़ॉम्बीज फिर से अपना गेम शुरू कर देते हैं, यानी कि वो एक्टिव हो जाते हैं। फिर क्या, वे माँ बेटी को चेस करने लगते हैं। इरिस और टीना उसके पापा की कार में वहां से निकलती है, तभी ज़ॉम्बीज की भीड़ उन्हें घेर लेती है। वे विंडो ग्लासेस को तोड़ देते हैं, लेकिन ये क्या, माँ बेटी कार से गायब। एक्चुअली स्मार्ट मॉम अपनी बेटी को लेकर अंडरग्राउंड गटर में चली गई थी। वहाँ वे बाड़ी को देखते हैं, उसने अभी भी अपने बच्चे को पकड़ा हुआ है। वो जानता है कि वो यहाँ से बच नहीं सकता। फिर वो इरिस को अपनी बोट का नाम बताता है और कहता है कि तुम मेरी बोट को लेके जाओ और अपनी बेटी का ख्याल रखना। तभी वो पहला ज़ॉम्बी जो स्पोर्ट क्लब में सब पर अटैक कर रहा था वो प्रकट होता है। इरिस के पास सिर्फ एक नेल गन है। वो टीना से कहती है कि तुम भाग जाओ बेटी, मेरी फिक्र मत करो। ज़ॉम्बी इरिस को पीटने लगता है, पर टीना भागने के बजाय ज़ॉम्बी के फ्रीज होने का वेट करती है। समझदार बच्ची है। और जैसे ही वो फ्रीज होता है तो इरिस उसके सर पर नेल गन से कील ठोक देती है। ज़ॉम्बी तुरंत मारा जाता है। ज़ॉम्बी की धनाधन मार खाने के बाद भी इरिस किसी तरह जिंदा बच जाती है। इरिस और टीना अब बार्डी के बेटे को लेकर उसकी बोट की ओर जाते हैं। दोनों समुद्र को देखती हैं और चैन की सांस लेती हैं। खतरों से भरी रात खत्म हो चुकी है और अब वे सेफ हैं। एंड में दिखाते हैं कि स्विमिंग पूल में जो ज़ॉम्बी डूब गया था वो मरा नहीं, जिंदा है। मतलब ये झूठ है कि ज़ॉम्बीज पानी में मर जाते हैं। यानी इरिस, टीना और बार्डी का बेटा उतने सेफ नहीं है जितना वे समझ रहे थे। और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड होता है। दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।